हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इसका क्या मतलब है, इतना बड़ा नाम। इस चैप्टर का पहले तो नेम का मीनिंग समझते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी कि जो ह्यूमन है उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके साथ ह्यूमन के क्या इंटरेक्शन है, यानी कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर हम कुछ जगहों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर लोग, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और लोगों की वहाँ की लाइफ कैसी है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, एक तो ट्रॉपिकल रीजन का और एक सब ट्रॉपिकल रीजन का, ये क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे। और कौन सी जगह का हम एग्जांपल लेंगे, हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि जो ट्रॉपिकल रीजन है उसके बारे में। ट्रॉपिकल रीजन यानी कि जो इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर लोगों की लाइफ कैसी होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कौन सी जगह का एग्जाम्पल लेंगे, अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन, ठीक है। और एक जगह का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे लोगों की लाइफस्टाइल होगी, जैसे वहाँ की वाइल्ड लाइफ होगी, जैसी स्पीसीज होगी, जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट होगा, वैसा ही जितने भी ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं इक्वेटर के आसपास वाले एरिया, वहाँ पर लगभग सिमिलर पैटर्न चलता है। इसीलिए एक जगह के हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ा ऊपर होता है, या नीचे देखा जाए तो ट्रॉपिकल रीजन से नीचे होता है, ठीक है। जो टेम्परेट जोन होता है और जो जो इक्वेटोरियल जोन होता है उन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ का इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोगों की लाइफ कैसी है, कैसे वहाँ पर सिटीज़ है, टाउन है, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। और कौन सी जगह का हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। हाँ, ये जो जगह है वो कहाँ पर है, इंडिया में है। नेपाल चाइना वाले थोड़े से एरिया भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं इस बेसिन के अंदर। तो इन दो जगह का एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैसे इन्वायरमेंट लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है और वहाँ की स्पीसीज को अफेक्ट करता है। तो शुरुआत करते हैं ट्रॉपिकल रीजन से, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है, जैसे सबसे पहले तो हम हीट जोन के बारे में थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है यहाँ पर 3 टाइप की हीट जोन्स होती है। पहली होती है फ्रीजिड जोन, ये क्या है, इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और ये 0 डिग्री, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसे हम टोरिड जोन या इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के पास वाला एरिया जहाँ पर सन की सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट होती है, जहाँ पर गर्म टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है ये वाला जोन, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे भी 66.5 डिग्री साउथ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये वाला जो एरिया होती है, ये दोनों, इन्हें हम टेम्परेट जोन कहते हैं अगर टेम्परेचर मॉडरेट होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, तो ये जो जगह जो पोल्स के पास है सबसे पास, तो ये क्या होती है, फ्रिजिड जोन यहाँ पर होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। और हम जिस सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे वो कहाँ पर है, ये जो टेम्परेट जोन है और जो ट्रॉपिकल जोन है, इन दोनों के बीच में होता है। इन दोनों के बीच में यानी कि लगभग 35 डिग्री तक होता है, 23.5 डिग्री यहाँ पर लगभग 35 डिग्री तक होता है, नीचे भी 35 डिग्री तक होता है। एवरेज हम बात करें, नॉट फिक्स्ड, दिस इज नॉट फिक्स्ड कि 35 डिग्री तक ही होगा, बहुत एवरेज हम बात कर रहे हैं कि इतना जो बीच में ट्रांजिशन जोन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर, जिसे हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, ये हमने थोड़ा सा 6th का रिकॉल किया है हीट जोन्स के बारे में।
शुरुआत करते हैं ट्रॉपिकल रीजन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अमेजन बेसिन हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में, ये कहाँ पर है? तो अमेजन बेसिन जो है, अमेजन बेसिन, उसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, पूरी लोकेशन हम इसकी जानेंगे। ठीक है, वर्ल्ड मैप हमने सीख रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से हमने डिस्कस किया है वर्ल्ड मैप कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पर साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो साउथ अमेरिका का मैप बनाते हैं। ये हमने क्या बना लिया, साउथ अमेरिका का मैप बना लिया। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे आइलैंड भी यहाँ पर है। अब थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे साउथ अमेरिका जो है वहाँ पर कितनी कंट्रीज हैं? 12 कंट्रीज है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 12 कंट्रीज हैं। ठीक है, इक्वेटर जो होता है इस तरीके से यहाँ से पास होता है, और 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इसके बीच में आता है, क्या आता है? अमेजन बेसिन आता है। ठीक है, कंट्रीज की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी कंट्रीज है। 12 कंट्रीज जो है तो उसका हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर जो कंट्री है इक्वेडर, उसके बाद आती है यहाँ पर पेरू, लिख देते हैं नाम, इक्वेडर, पेरू। ये जो कंट्री है ये कौन सी है? चील। फिर यहाँ पर आता है, एवरेज बता रहे हैं है ना, ठीक है गाइस, अर्जेंटीना। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है उरुग्वे। फिर उसके ऊपर यहाँ पर ये जो है पूरा ब्राज़ील है। ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पर ब्राज़ील। ये है पराग्वे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बोलीविया भी है, बोलीविया। फिर उसके बाद ये जो है कोलंबिया, यहाँ पर वेनेजुएला, और ये जो पार्ट है ये फ्रेंच गुएना है, जो कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं आता है, फ्रांस का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है सूरीनाम, और यहाँ पर आता है गोयना। ठीक है, गोयना। तो ये पूरी 12 कंट्रीज हो गई, कहाँ की? साउथ अमेरिका की। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अमेजन बेसिन वाला एरिया है, जो अमेजन बेसिन वाला एरिया है वो आखिर बनता कैसे? बेसिन क्या होता है? ठीक है, तो कोई भी रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है और जहाँ पर ख़त्म होती है, यानी कि समुद्र में मिलती है, तो वो जो रिवर है उसके आसपास का जो एरिया होता है जहाँ का पानी उस नदी में जाता है और ट्रिब्यूटरीज भी उस नदी में जाती है, तो वो जो एरिया होता है पूरा आसपास का, उसे हम कहते हैं बेसिन। जो रिवर है उसके नाम पर हम बोल देते हैं, जैसे अमेजन बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड है तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इस तरीके से। तो अमेजन रिवर जो हमें पता है कि साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यानी कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो इस तरीके से है। तो यहीं से अमेजन रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, और कहाँ जाती है? इस तरीके से ये जाती है, यहाँ पर क्या आ जाता है? फिर अटलांटिक ओशन आ जाता है। तो अटलांटिक ओशन में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी इसको ज्वाइन करती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो बेसिन पूरा फैला हुआ एरिया है, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज है? सूरीनाम है, और गुयेना है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलीविया, ब्राज़ील, ये सारी कंट्रीज़ आती है यहाँ पर। ये जो बेसिन है ये इतना इतना फैला हुआ है, इन सारी कंट्रीज़ का एरिया इसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अभी हमने क्या बात की? केवल इसकी लोकेशन की। पूरा समझना बहुत जरूरी है, कंट्रीज़ का नाम अभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस कि इतना सारा याद करना पड़ेगा, बस आपको ऐसा याद रखना है इक्वेटर है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में कहीं ना कहीं क्या आता है? अमेजन बेसिन आता है। लोकेशन क्लियर है? ठीक है, अब आगे
आगे बढ़ते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में, यहाँ के फॉरेस्ट के बारे में, कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है, किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, किस तरीके से लोग रहते हैं, किन घरों में रहते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अमेज़न बेसिन है वहाँ पर लाइफ कैसी होती है। तो शुरुआत करते हैं क्लाइमेट से कि जो अमेज़न बेसिन है वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है हॉट होता है और ह्यूमिड वेदर होता है। ह्यूमिड हमें पता ही है, ह्यूमिडिटी के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि बहुत चिपचिपापन यहाँ पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारा पानी है तो वेपर्स बनेंगे, तो वेपर्स जो हवा में होते हैं उसी को तो हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और हॉट टेम्परेचर क्यों है हमें पता ही है। और यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेपर बनेंगे, बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग एवरीडे होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर दिन होगी ही होगी, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो हर दिन यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है। और जो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो रेन फॉरेस्ट जिन्हें कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन जिन्हें कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है। और बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर इतने घने होते हैं कि यहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती, बहुत थिक फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है। पेड़ भी बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, कई सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कुछ पैरासिटिक प्लांट्स यानी कि जो या तो दूसरे पौधों से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या फिर दूसरे पेड़ पौधों पर ग्रो होते हैं। तो उसमें आता है ऑर्चिड्स, ब्रोमीलियाड्स। ठीक है। जो ब्रोमीलियाड होता है, जैसे कि आपने पाइनएप्पल देखा होगा, पाइनएप्पल की खेती, जो पाइनएप्पल के ऊपर कैसा फ्लोवर होता है। ठीक है। पाइनएप्पल के ऊपर कैसा ये फ्लोवर जो होता है इस तरीके का ये दिखता है ब्रोमीलियाड। पाइनएप्पल भी जो है इसी फैमिली का है, ब्रोमीलियाड की फैमिली का। लेकिन सारे ब्रोमीलियाड पाइनएप्पल नहीं होते, सारे पाइनएप्पल ब्रोमीलियाड हैं लेकिन सारे ब्रोमीलियाड पाइनएप्पल नहीं होते। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कटोरे जैसा बन जाता है जिसमें वाटर स्टोर हो सके। तो इसलिए ये कुछ इंसेक्ट के लिए घर बन जाता है, कुछ मेंढक यहाँ पर अंडे दे देते हैं, तो ये बहुत अच्छा इनके लिए घर बन जाता है। कौन सी प्लांट? ब्रोमीलियाड। ठीक है। अगर बर्ड्स की हम बात करें तो बहुत सारी सुंदर सुंदर कलरफुल बर्ड्स पाई जाती हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड, उसके अलावा टोकन्स बर्ड, उसके अलावा मकाऊ। तो ये जो बर्ड्स हैं बहुत स्पेशल बर्ड्स हैं, अपने कलर की वजह से, अपनी चोंच की वजह से, अपने घरों की वजह से बहुत स्पेशल यहाँ पर बर्ड्स पाई जाती हैं। इसके अलावा एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स में सबसे पहले तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मंकी पाए जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा स्लोथ क्या होता है? जो बहुत लेजी होता है, बंदर की तरह ही दिखता है लेकिन बहुत लेजी एनिमल होता है। जैसे आपने देखा ही होगा कई बार वीडियोस में, जो बहुत लंबे लंबे नेल्स होते हैं और रोड पर चलता है बहुत धीरे 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 ऐसे चलता है, बहुत लेजी होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंट ईटिंग टेपिड्स भी यहाँ पर होते हैं। ये जो आंट ईटिंग टेपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? सुअर की तरह दिखते हैं, कि सूंड थोड़ी सी लंबी होती है। और ये क्या करते हैं, जो चींटी, जो इस तरीके का चींटियों का घर होता है उसमें उसको खा जाते हैं, चींटियों को खा जाते हैं, इसलिए तो इन्हें आंट ईटिंग टेपिड्स कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो ये अमेज़न बेसिन है यहाँ पर बहुत सारी प्रजाति के क्या पाए जाते हैं? स्नेक्स पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। ठीक है। और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है? यहाँ पर जो पाइथन होता है, ठीक है, इस नाम तो आपने सुना ही होगा, पाइथन, एनाकोंडा, रेप्टाइल्स। ठीक है। इनकी बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ फिशेस भी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक स्पेशल फिश की अगर हम बात करें तो पिरान्हा फिश यहाँ पर पाई जाती है। नाम सुनने में बहुत सुंदर लग रहा होगा लेकिन बहुत खतरनाक फिश होती है गाइस, फोटो देख लेना आप इसका एक बार। पिरान्हा फिश यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरीके की यहाँ पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? तरह तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो अमेज़न बेसिन है वहाँ पर इस तरीके से स्पीशीज़ होती है, फॉरेस्ट होते हैं। अब लोगों के बारे में जान लेते हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं। तो जो मेन होते हैं वो क्या करते हैं? हंटिंग या फिर फिशिंग करते हैं, हंटिंग या फिर फिशिंग करते हैं। लेकिन हमें पता है हंटिंग फिशिंग अनसर्टेन होती है, यानी कि फिक्स नहीं होता है कि रोज़ शिकार मिल ही जाए या फिशिंग हो ही जाए। तो इसीलिए एग्रीकल्चर भी होता है और वो कौन देखभाल करती है? उनकी महिलाएं करती हैं।
एग्रीकल्चर, और यहाँ पर स्लेशन बर्न एग्रीकल्चर की जाती है। स्लेशन बर्न का मतलब होता है झूम खेती जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्लेश एंड बर्न, झूम खेती जिसे कहा जाता है। तो स्लेशन बर्न में क्या होता है कि किसी जगह पर वो पेड़ों को काट के वहाँ पर खेती करेंगे, फिर जब कुछ समय बाद उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो छोड़ देंगे जगह, दूसरी जगह उसी तरीके से खेती करेंगे, फिर कुछ समय बाद वहाँ पर पौधे उग जाएंगे और फर्टिलिटी वापस आ जाएगी। इस तरीके से खेती यहाँ पर की जाती है, ठीक है। खेती में क्या क्या उगाया जाता है, तो यहाँ पर पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और भी टेपियोका उगाया जाता है, ठीक है, टेपियोका, आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट। इस तरह के जो फसलें होती है वो उगाई जाती है, और इनकी देखभाल कौन करता है, महिलाएं करती हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ का स्टेपल फूड की अगर हम बात करें, स्टेपल फूड यानी कि रेगुलरली क्या खाया जाता है, तो वो है मेनियोक। मेनियोक का मतलब होता है कसावा, नाम तो सुना होगा, कसावा। तो ये क्या है, स्टेपल फूड है जो यहाँ पर खाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा केश क्रॉप्स भी उगाई जाती है जिनको बेचकर पैसा मिल सके, जैसे कि कॉफ़ी और मेज़ और कोकोआ, ठीक है, कोकोआ पाउडर जो होता है, चॉकलेट बनती है जिससे, तो वो भी यहाँ पर उगाए जाते हैं, ठीक है। इनके घरों की बात करें तो थेस्ड हाउसेस होते हैं। थेस्ड हाउसेस का मतलब होता है जो घास फूस से बनते हैं और बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं। और अपार्टमेंट लाइक हाउसेस भी होते हैं, अपार्टमेंट लाइक, जिन्हें क्या कहा जाता है, मेलोका कहा जाता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कितने अजीब अजीब नाम यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन एक दो बार आप लिखेंगे बोलेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे, जैसे कि आई डिड। तो मेलोका यहाँ पर क्या होता है, एक अपार्टमेंट लाइक हाउस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब इतना डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ था, अभी तो फिलहाल बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन पहले अगर हम बात करें तो अमेजन जंगलों के बीच में जाना बहुत मुश्किल होता था, नदियों का एक सहारा होता था, उससे कैसे जंगलों तक पहुँच सकते हैं अंदर तक, ठीक है। लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन हाईवे बना, ट्रांस अमेजन हाईवे, जिसने ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इजी कर दिया। और इसके अलावा एयरवेज तो अवेलेबल है ही, रिवर्स भी अवेलेबल है, और ये जो ट्रांस अमेजन हाईवे है इसने भी ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इजी किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग होते हैं वो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है। अमेजन जो फॉरेस्ट है वो उनको लंग्स कहा जाता है धरती के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर में देखने को मिलता है। आप कभी फोटो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने घने जंगल होते हैं। तो इनका जो मेजर पोर्शन है वो हर साल कट किया जाता है डेवलपमेंट की वजह से या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक तरफ हमने बात की कि यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है, और हमने ये भी बात की कि यहाँ पर किस तरह की स्पीशीज़ होती हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, और किस तरह के लोगों का प्रोफेशन होता है, उनका खाना, उनकी फसलें और उनका घर वगैरह सब कुछ, और ट्रांसपोर्टेशन की हमने बात कर ली। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन, तो हर जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर लगभग सिमिलरली ऐसा ही हमें पैटर्न देखने को मिलता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। इसके बाद हम सब ट्रॉपिकल रीजन पढ़ लेते हैं जो कहाँ पर है, इंडिया में ही है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन की, वहाँ पर लाइफ कैसी होती है। तो ये क्या है, हम इंडिया के मैप में इसको शो कर देते हैं कहाँ पर ये एग्जैक्टली लोकेटेड है। ठीक है, ये क्या हमने इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हम स्टेट्स भी बना लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, सिक्किम है, ये मेघालय है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, इस तरीके से यहाँ पर असम है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की हम बात कर रहे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा
बेसिन। तो ये जो एरिया ये कहाँ पर पाया जाता है, तो अगर हम इसकी बात करें एक्सपेंशन की, तो 10 डिग्री नॉर्थ से लगाकर 30 डिग्री नॉर्थ तक ये बीच में पाया जाता है, ठीक है, लेटीट्यूड है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि गंगा रिवर की, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से ये बेसिन बना है, तो गंगा रिवर की बात करें तो वो गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, हिमालय यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये हिमाचल प्रदेश है। और इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है वैसे तो, हमें आगे आएगा क्लासेस में। और हमारे तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है, इस तरीके से जाती है और यहाँ पर बांग्लादेश में, यहाँ पर अरेबियन सी जो है नीचे यहाँ पर मिल जाती है बांग्लादेश से होते हुए। ब्रह्मपुत्र जो है वो चीन यानी तिब्बत में ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर आती है, यहाँ पर चीन में इसको क्या कहा जाता है, सेंगपो कहा जाता है। इसके बाद जब असम में, अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। फिर ये भी क्या आती है, यहाँ पर दोनों मिल जाती हैं और यहाँ पर क्या बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब इनकी ट्रिब्यूटरीज भी होती है, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज हमें पता है, गंडक, कोसी, घाघरा, सोन, चंबल, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ब्रह्मपुत्र की भी ट्रिब्यूटरीज है, तो दोनों मिलकर क्या बनाती है, पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन यानी कि कौन सा वाला एरिया, ये जो बीच वाला एरिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भी यहीं पर आ रहा है, क्योंकि जो गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस के द्वारा लाई गया एलुवियल डिपॉजिट है उसी से तो नॉर्दर्न प्लेन बनता है, जो कि बहुत फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब हमें मेनली गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पर मॉडरेट होता है, मॉडरेट होता है, मॉनसून के अकॉर्डिंग बारिश होती है, गर्मी में गर्मी और ठंड में ठंड पड़ती है, ठीक है, नॉर्मल होता है सब कुछ। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सबो लेक्स भी पाई जाती हैं, ऑक्सबो लेक्स, ठीक है, क्योंकि जैसे रिवर इस तरीके से फ्लो करती है तो कभी कभी ये वाला पार्ट टूट के अलग हो जाता है, जो क्या बन जाती है, एक लेक बन जाती है, जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, क्योंकि ऑक्सबो जैसी ये दिखने में होती है। इसके अलावा यहाँ पर मेन क्या करें हम बात, मेन क्रॉप की, तो मेन क्रॉप यहाँ पर कौन सी है, पेडी, यानी कि धान की खेती यहाँ पर मेनली की जाती है। लेकिन उसके अलावा भी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि मेज, वीट, ग्राम, उसके अलावा ज्वार, बाजरा, ये फसलें भी उगाई जाती हैं। और अगर हम बात करें जो यहाँ पर शुगर केन प्लांटेशन भी देखने को मिलता है, शुगर केन, बनाना प्लांटेशन भी देखने को मिलता है कुछ एरियाज़ में, ठीक है। अगर एरियाज़ की अगर हम बात करें स्पेशली, तो जो असम और वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर टी प्लांटेशन फेमस है, टी प्लांटेशन। जो असम और बिहार वाला एरिया है, असम और बिहार वाला एरिया है, वहाँ पर सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि सिल्क वॉर्म का यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, इनकी उनको पाला जाता है, ठीक है। रेशम जो बनता है रेशम के कीड़ों से बनता है, तो अगर रेशम बनाना है तो रेशम के कीड़ों को पालना पड़ेगा ना, तो उनको पाला जाता है, जैसे बहुत सारे पत्ते बिछाकर उनको घर दे दिया जाता है, तो वहाँ पर वो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है सिल्क बनने की, ठीक है। सिल्क जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे बनता है, सिल्क वॉर्म से, तो सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फॉरेस्ट ट्रीज़ की अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, तो ये जो एरिया है ये क्या है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो यहाँ पर कोनीफेरस ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है, कोनीफेरस ट्रीज, कोनीफेरस ट्रीज यानी कि जो इस तरीके एकदम क्रिसमस ट्री जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे पाइन ट्री हो गया, फिर ट्री हो गया, तो ये कुछ एग्जाम्पल है कोनीफेरस ट्रीज के। उसके अलावा जो प्लेन एरिया है वहाँ पर डेसिड्यूअस ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि नॉर्मली जैसे हम देखते हैं ना पीपल का पेड़ या फिर साल, टीक, तो इस तरीके के ट्रीज यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलिफेंट, डियर, मंकी, टाइगर की बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। स्पेशल सेंचुरीज भी इनके लिए बनाई गई हैं,
जैसे असम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काजीरंगा है, मानस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि बनाई गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो डेल्टा एरिया है, सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, डेल्टा एरिया, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंगो फॉरेस्ट नहीं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है, ये जो पेड़ होते हैं ये बिल्कुल पास पास होते हैं, और इनके जो ये बरगद के पेड़ देखे ना आपने, उस तरीके के होते हैं। इनकी जड़ें जो होती है एकदम एकदम पास पास, बहुत ज़्यादा एकदम एक दूसरे से उलझी हुई होती है। तो आप कभी फोटो देखना, हो सकेगा तो आई विल शो यू। तो इस तरीके के यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं, और डेल्टा रीजन में बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है वहाँ पर एक फेमस एनिमल है, कौन सा, वन हॉर्न वाला राइनो, एक सींग वाला, एक दांत वाला, सींग सॉरी सींग ही होता है, दांत थोड़े यहाँ पे, एक सींग वाला राइनो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये जो राइनो है जिसके एक सींग होता है, ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन में पाया जाता है। काजीरंगा जो नेशनल सेंचुरीज है वहाँ पर हमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम अगर बात करें यहाँ पर जो ये पूरा एरिया है, ठीक है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सब कुछ यहाँ पर एरिया आता है। तो यहाँ पर मेजर सिटीज़ और टाउन की अगर हम बात करें जो इस प्लेन में आती हैं, इस बेसिन में आती हैं, तो मेजर सिटीज़ में कौन कौन आता है, सबसे पहले तो इलाहाबाद, उसके अलावा कानपुर और कोलकाता, वाराणसी, लखनऊ, पटना। तो ये मेजर सिटीज़ यहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है और यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली कि पॉपुलेशन से प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, क्योंकि जितना भी वेस्ट होता है, जितना भी पोल्यूशन होता है, तो सब कुछ नदियों में बहा दी जाती हैं। ठीक है, जैसा कि हम देखते ही हैं हर साल की नदियों में कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो वेस्ट, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा वेस्ट होगा, तो सब कुछ नदियों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से रिवर पोल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे यहाँ पर वेज है, जैसे कि रोड है, रेलवे है, एयरवे है, उसके अलावा कुछ पोर्ट भी, जैसे कोलकाता एक पोर्ट है जो कि हुगली रिवर के किनारे है, और कुछ एयरपोर्ट्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत सारी ऐसी जगहें हैं इस एरिया में जहाँ पर जो टूरिस्ट के लिए फेमस है, जो घूमने की जगह है, बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं। जैसे अगर हम बात करें यमुना नदी के किनारे आगरा का ताजमहल, ठीक है, और यूपी बिहार के स्तूप, यूपी बिहार के स्तूप जो है वो बहुत देखने वाली जगह है। अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइबल कल्चर है, अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइबल कल्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर आपको कभी मौका मिले तो देखिएगा ज़रूर। अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल कल्चर है। उसके अलावा असम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि काजीरंगा और मानस, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर है। ठीक है, उसके अलावा लखनऊ का इनामबाड़ा, तो ये कुछ जगहें हैं बहुत टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इस एरिया में। तो यहाँ पर हमने इनको भी देख लिया। तो आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, यानी कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का क्या इंटरेक्शन होता है, कैसे ह्यूमन इन्वायरमेंट में एडजस्ट करता है खुद को, जिसमें हमने ट्रॉपिकल रीजन यानी कि अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़ा, सब ट्रॉपिकल रीजन यानी कि हमने गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में पढ़ा, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, लोगों के ऑक्यूपेशन के बारे में, फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, कैसे वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।